हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 6। इससे पहले इस कहानी के 5 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था मिष्टी और माही दोनों ही प्रिंस के इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने चाहती हैं, जहाँ वो लोग दुबई आ चुकी हैं। इधर अंकिता मलंग के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर मलंग उसे खुद से दूर गुस्से में झटकते हुए बोलता है कि उसके दिल पर आज भी माही का राज है, इसीलिए खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी करी। तो अब देखते हैं आगे। शाम का वक्त था। इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में माही और मिष्टी दोनों ही बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी और तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर गुप्ता ने मुझे कॉल पर पहले ही प्रिंस की कंडीशन के बारे में सारी चीज़ें बता दिया है, तो मैं इस केस को भी हैंडल करूंगा। लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा हूं आप दोनों को उस तरह से करना होगा, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से ही ऐसे केस लेता हूं और मैं उसमें अपना 100% कोशिश भी करता हूं देने की। जैसे कि आपको बेटे की उम्र भी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से हमें ये ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो फिर इसमें आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। ये सुनते ही माही ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अपने प्रिंस को नहीं खो सकती हूँ, मैं मर जाऊँगी अपने प्रिंस के बिना। और आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। आप पैसों की भी फिक्र मत कीजिएगा, हम आपको मुंह मांगे कीमत देंगे। बस हमें जल्द से जल्द हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत ठीक चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, तो फिर आप लोग फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके बच्चे की इलाज को स्टार्ट करने की। और हाँ, बच्चे के फादर को हॉस्पिटल बुलाइए, हम उनका भी टेस्ट करेंगे और फिर हम आपके बेटे का ऑपरेशन कुछ ही हफ्तों में शुरू कर देंगे। फादर का नाम सुनते ही मिष्टी और माही दोनों के ही चेहरे सफ़ेद पड़ गए और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरे ही पल मिष्टी ने कहा, क्या बिना बाप के मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता? कोई ज़रूरी है कि उसके ऑपरेशन में उसके फादर का होना? तभी ये बात सुनकर डॉक्टर ने हैरानी से मिष्टी की तरफ देखते हुए कहा, मिस मिष्टी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफैक्ट डॉक्टर गुप्ता ने भी आपको बताया था कि बोन मैरो इशूज में फादर के इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। बिना उनके आपके बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते हैं। माही और मिष्टी दोनों का ही चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तभी मिष्टी ने घबराते हुए कहा, माही, अब हम क्या करेंगे? अब तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तुमने देखा ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसके जवाब में माही ने भी कुछ सोच कर कहा, दी, आप तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब हमें शायद उसके बारे में सोचना ही चाहिए। लेकिन तभी मिष्टी अपनी जगह से उठते हुए गुस्से के साथ माही की तरफ देखकर बोली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना, अगर गलती से भी मिस्टर अग्निहोत्री को प्रिंस के बारे में पता चला तो फिर वो क्या करेंगे? मुझे यकीन है कि वो मेरे बेटे को मुझ तक नहीं पहुंचने देंगे, मेरे तक नहीं रहने देंगे और वो मुझे उससे दूर कर देंगे। पहले ही मेरे छोड़ के जाने की वजह से वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे और तो और वो तो अब शायद मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे होंगे। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने उनसे 5 सालों तक उनके बेटे का सच छुपाया हुआ है, तब तो वो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। माही, प्लीज़ तुम कुछ और, ये सही नहीं है। मिष्टी को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर माही अपनी जगह से उठी और उसने माही को कंधे से पकड़ते हुए बोला, दी, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। आप इतना ज़्यादा डर क्यों रही हैं उस अतुल अग्निहोत्री से? कोई शेर नहीं है वो जो आपको देखकर ही तुरंत खा जाएगा। समझी, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसे छोड़ कर गई थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जो उसकी गलती थी। और सबसे बड़ी गलती तो खुद अतुल अग्निहोत्री की थी। आप अच्छे से जानती हैं कि आपने उसे क्यों छोड़ा था, उस वक्त ये फैसला आपने क्यों लिया था। अगर उसकी मेडिकल हेल्थ में हेल्प नहीं करेंगे ना,
तब तक हम प्रिंस को नहीं बचा पाएंगे। वो ठीक नहीं हो पाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही है। अगर इस 1 महीने में प्रिंस पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर हम प्रिंस को खो देंगे दी। तभी मिष्टी की आंखों से आंसू आने लगे। वो माही के सीने से लग गई और बोली, माही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह से फंस चुकी हूं। मैं अपने बच्चे को खो नहीं सकती हूं और मिस्टर अतुल अग्निहोत्री को तो इसके बारे में पता भी नहीं सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी सिचुएशन ही इस वक्त ऐसी है कि मैं कुछ चाहकर भी नहीं कर सकती। आगे कुआं है और पीछे खाई, बीच में सिर्फ मैं रह गई हूँ। मैं तो पूरी तरह से अब फंस चुकी हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। माही भी अब कुछ सोच में पड़ गई थी। तभी वो बोलती है कि एक काम करते हैं दी, पहले हम घर चलते हैं, क्योंकि अब रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और फिर प्रिंस भी शायद सोकर उठ गया होगा। हमें उसे पहले संभालना पड़ेगा और फिर हम घर चलकर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माहौल नहीं है बात करने का। तभी डॉक्टर ने भी हमें 1 हफ्ते का भी टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम अच्छे से सब कुछ पता लगाएंगे, उसके बाद हम आगे कोई बात करेंगे। ये सुनकर मिष्टी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और गहरी सांस लेकर फिर माही के साथ वहाँ से निकल गई। मगर मिष्टी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था अतुल अग्निहोत्री के सामने आने से, क्योंकि वो सच जो उसने छुपाया हुआ था अब वो उसके सामने आने वाला था। इधर दूसरी तरफ स्कूल के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। मलंग कार से बाहर निकला और कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर सिगरेट की कश लेने लगा। तभी कुछ ही देर में स्कूल से बच्चे बाहर निकलने लगे और उन्हीं में से सामिया भी अपना छोटा सा स्कूल बैग लेकर फुदकते हुए बाहर आई। सामिया की नज़र जैसे ही मलंग पर गई तो सामिया के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई और वो खुश होते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए मलंग के पास आई और उसके पैरों से लिपट कर प्यार से बोली, चाचू चाचू, और उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। मलंग को इस तरह से देख रही थी जैसे वो बहुत ही प्यार करती है उससे। तभी मलंग ने सिगरेट को फेंक दिया और उसने सामिया को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आपको आज स्कूल में अच्छा लगा या फिर नहीं मेरी क्यूटी पाई? इसके जवाब में सामिया ने अपना मुंह छोटा सा मुंह बनाकर कहा, सामिया को तो स्कूल में कभी भी अच्छा नहीं लगता है चाचू। मलंग ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, सामिया को स्कूल में कब से अच्छा लगेगा, जरा मुझे भी तो पता चले। तभी सामिया ने भी थोड़ा सा मुंह फुलाकर कहा कि नहीं, सामिया को स्कूल में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। सामिया को स्कूल ही जाना नहीं पसंद है। स्लिप और स्लिप अपने चाचू के साथ खेलना अच्छा लगता है। आज आपको मेरे साथ वीडियो गेम खेलना पड़ेगा चाचू। ये कहकर वो प्यार से मलंग को देखने लगी और फिर उसके सीने से लग गई। मलंग ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से एक नज़र उसे देखा और फिर एक नज़र आसपास देखा और दूसरे ही पल वो उसे लेकर कार में बैठ गया। ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल गया। कार ट्रैफिक लाइन पर ड्राइवर ने अपनी कार रोक दी। मलंग उस वक्त अपने टैब में कुछ काम कर रहा था। तभी सामिया ने थोड़ा सा मुंह फुलाकर कहा, चाचू चाचू, मुझे जल्दी से घर जाना है, बहुत तेज भूख लग रही है और आपके साथ वीडियो गेम खेलना है, पर हमारी कार तो लुकी हुई है, न जाने क्यों। मलंग ने एक नज़र विंडो के बाहर देखा और फिर सामिया को गौर से देखकर बोला, बेबी अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है। तभी सामिया ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या आप सामिया के लिए ट्रैफिक को हटा नहीं सकते हैं चाचू, बोलिए। इसके जवाब में मलंग ने उसके गाल को खींचते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि चाचू आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा चाहती हो कि मैं ये ट्रैफिक हटाऊं तो फिर मैं ये भी करूँगा। ये कहते हुए मलंग ने अपना फ़ोन उठाया और फिर एक नंबर डायल करने लगा। इधर उसकी कार के सामने ही एक टैक्सी आकर रुकी और माही और मिष्टी उसी टैक्सी में थी। वो बाहर की तरफ देखने लगी और मिष्टी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, मुझे यकीन है कि प्रिंस ज़रूर सोकर उठ गया होगा और वो हमारे लिए रो रहा होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माही भी बाहर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मुझे भी यही लगता है कि दी वो उठ गया होगा, लेकिन दुबई की ट्रैफिक बहुत ही बेकार होती है। मैंने ये सुना है यहाँ जल्दी से हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये कहते हुए माही की नज़र एक कार पर गई और वो उसने देखा कि वो कार
वहाँ से आगे जाने के लिए बढ़ चुकी थी। उसे मौका दिया जा रहा था आगे जाने का, जबकि अभी भी रेड लाइट ऑन थी। उसे देखकर माही ने हैरानी के साथ कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रैफिक रूल्स तो सभी के लिए होते हैं ना, तो फिर इस कार के लिए क्यों नहीं है? ये ट्रैफिक रूल्स इस कार के लिए क्यों नहीं बना है? ये सुनकर मिष्टी को भी समझ में नहीं आया और वो भी उस मर्सिडीज की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या कह रही हो? तभी माही ने मुंह बनाकर कहा, दी आप वहाँ देखो वो कार को। वो कार कितने आसानी से रेड लाइट में भी आगे की तरफ जा रही है। ज़रूर ये रईस लोगों की ही होगी। इसी तरह होता है दी, उनके पास पैसा और पावर होता है ना, तो फिर उन्हें लगता है कि शायद उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हम कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और वहाँ वो कार कितनी आसानी से वहाँ से चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस कार को देखकर एक बेचैनी से महसूस हो रही थी। वो सोच में पड़ रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस वजह से उसने धीरे से कहा, वैसे उस कार में ऐसा कौन सा बिजनेस टाइकून होगा जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने भी उसको नहीं रोका है? ज़रूर कुछ खास तो होगा उसके अंदर। वो कार वहाँ से चली गई। तभी माही ने उस कार को घूरते हुए कहा, वो कोई होगा बिजनेस टाइकून जिसे पैसों का काफ़ी घमंड होगा। हमें क्या है, फ़िलहाल के लिए तो हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक मामूली से सिटीजन है जिसे इस तरह की टैक्सी में बैठकर ट्रैफिक हटाने का वेट करना ही होगा दी। तभी मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर तुम तो एक सुपरस्टार हो ना, तुम चाहो तो भी ऐसा हो सकता है। मिष्टी ने ये हंसकर जवाब दिया। ये सुनकर माही ने कहा, दी आपको तो पता है ना कि अभी मैंने यहाँ पर खुद को इतना ज़्यादा शो नहीं किया है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल फ़िल्म ही साइन करती हूँ, इसीलिए यहाँ पर अभी मैंने ठीक से कोई भी काम नहीं किया है और ना ही मैं यहाँ पर कुछ भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको तो सब चीज़ पता है। हम प्रिंस का इलाज करवा के यहाँ से जाने वाले हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इंटरनेशनल ही काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ भी नहीं हूँ कि कोई भी मुझे यहाँ पर जाने या फिर मुझे देखे। बाकी जो मेरे रियल लॉयल फैंस होंगे वो तो मुझे देखकर ही खुद पहचान जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुरा दी और फिर तभी रेड लाइट भी ग्रीन में बदल गई और फिर उनकी टैक्सी भी वहाँ से निकल गई। माही और मिष्टी दोनों ही अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती हैं, मगर उन दोनों के दिल में अभी भी प्रिंस की इलाज के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी। इधर जैसे ही मर्सिडीज में सामिया इस वक्त मलंग की गोद में बैठी हुई थी, अपने मुंह में उंगलियां डाले हुई और वो टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी, तभी उसने मलंग को देखते हुए कहा, चाचू क्या डैडी आज भी घर नहीं आएंगे? आज भी वो नहीं आएंगे? तभी मलंग फ़ोन स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए देखते हुए बोला, आई हैव नो आइडिया बेब। ये सुनकर सामिया ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा, चाचू डैडी बहुत ही बोरिंग है, मुझे वो पसंद नहीं है। ये सुनकर मलंग की बहुएं तन गईं और वो सामिया को घूरते हुए बोला, वो तुम्हारे डैडी हैं बेटा, उनके बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तभी सामिया अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए बोली कि मैं अपने डैडी की बुराई नहीं कर रही, मैं अपने चाचू से भी उनकी बुराई नहीं कर सकती हूँ क्या? यह सुनकर मलंग के चेहरे पर एक हल्की हल्की सी स्माइल आ गई और कुछ ही देर में कार अग्निहोत्री पैलेस के बाहर आकर रुकी। अग्निहोत्री पैलेस को देखकर सामिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो कूदते हुए एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि वाओ चाचू, क्या सामिया दादू और दादी से मिलेगी? मलंग ने उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, हाँ आज मैं आपको उनसे मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। आप बहुत दिनों से अपने दादी दादू से मिलना चाहते थे ना, और वो लोग भी आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि वो आपसे इतना ज़्यादा मिलना चाहते थे तो हम यहाँ पर आ गए, मगर हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम वापस घर जाएंगे। ये सुनकर सामिया ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया और फिर मलंग उसे लेकर सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर निहाल और फातिमा जी सोफे पर बैठे हुए बार बार गेट की तरफ ही देख रहे थे, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हों। जैसे ही उनकी नज़र मलंग की गोद में आ रही सामिया पर गई, उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों अपनी जगह से उठे और फिर फातिमा जी, जो अपने धीरे धीरे कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोलती हैं, सामिया बेटा तुम आ गई, जल्दी से आओ, अपनी दादी के सीने लग जाओ। तभी सामिया मलंग की गोद से उतर गई और वो कुदरते हुए फुदक फुदक कर सीधा फातिमा जी के सीने से लग गई। लेकिन मलंग अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था, वो भी बिना किसी भाव के उन्हें घूरता रहा।
इधर दूसरी तरफ मिष्टी और माही अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। वो दोनों ही अंदर आईं। वैसे ही हॉल में ही उन्हें प्रिंस के रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं और फिर साथ ही साथ साक्षी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो शायद प्रिंस को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मिष्टी और माही दोनों ही तुरंत जल्दी से कमरे की तरफ गई, क्योंकि प्रिंस इतनी तेज रो रहा था। मिष्टी और माही से बर्दाश्त नहीं हो रहा। साक्षी अपने गोद में लिए प्रिंस को इधर से उधर टहल रही थी और प्रिंस को शांत करा रही थी। तभी मिष्टी तुरंत साक्षी के पास आई और उसने प्रिंस को अपनी गोद में लेते हुए बोला, आई एम सॉरी साक्षी, मेरी वजह से तुम परेशान हो गई। पक्का मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होगा ना। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनकर साक्षी ने गहरी सांस लेकर कहा, वैसे आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा रोता है। मैं काफ़ी देर से इसे शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक गॉड कि आप दोनों आ गई, वरना इसे संभालना मेरी मुश्किल से बाहर हो रहा था। तभी माही ने कहा, अब तुम जा सकती हो साक्षी, अगर मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूँगी। और थैंक यू सो मच जो तुमने प्रिंस का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। इसके जवाब में साक्षी ने मुस्कुराते हुए माही से कहा कि आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे पता चला जब डायरेक्टर सर ने ये कहा कि मुझे आपके लिए काम करना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इनफैक्ट कल मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आऊँगी और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स जो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ आप बस इतना कर देना कि आप अपना ऑटोग्राफ उन्हें दे दीजिएगा। ये सब सुनकर माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हिला दिया और फिर साक्षी भी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। तभी प्रिंस मिष्टी की गोद में ज़ोर ज़ोर से रोते हुए थोड़ा सा गुस्से की आवाज़ में बोला, मम्मा कहाँ गई थी आप? प्रिंस ने आपको बहुत ही मिस किया। आप प्रिंस को छोड़ के मत जाया करो। आपको पता है ना कि प्रिंस आपकी और मासी के बिना नहीं ले पाता है। फिर आप क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? बोलो। मैं आप और मौसी से दोनों से ही बहुत गुस्सा हूँ। आप दोनों मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ। मैं आप दोनों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। प्रिंस ने माही और मिष्टी दोनों से ही अपना मुंह फेर लिया। वहीं मिष्टी ये सब सुनकर प्रिंस को बेड पर बैठाते हुए प्यार से बोलती है, बेटा मम्मा को माफ़ कर दो प्लीज़। मम्मा एक इम्पॉर्टेंट काम से गई थी, सॉरी, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी माही ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके गालों पे खींचते हुए बोला, कहाँ? प्लीज़ प्रिंस, मासी को भी माफ़ कर दो। अब मासी दोबारा से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। ये सब सुनकर प्रिंस सिसके से हुए उन दोनों को देखने लगा। सिसकियाँ ले लेकर वो उसे घूर रहा था। तभी फिर माही ने प्यार से प्रिंस को अपनी गोद में उठा लिया और फिर बोली, हम एक काम करते हैं, आज मैं और आपकी मम्मा दोनों ही मिलकर आपके लिए आपकी फेवरेट खाने की डिश बनाएंगे। तब तो प्रिंस खुश हो जाएगा ना। और फिर आज मैं आपको लिए बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम लाऊंगी और आपको आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। प्रिंस का मुंह जो बहुत ही देर से फूला हुआ था वो तुरंत ही शांत हो गया और एक्साइटमेंट के साथ उसने बोला, क्या क्या आप सच बोल रही हो मासी? आप मेरे लिए ये सब करेंगी? मासी, क्या आप प्रिंस को सच में आइसक्रीम खिलाएंगी? इसके जवाब में माही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ बेटा। इधर फिर मिष्टी किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ वक्त बाद माही और मिष्टी ने प्रिंस के लिए फेवरेट चीज़ बनाई। उसकी फेवरेट डिश बनाकर प्रिंस को खिलाया और फिर डिनर कराने के बाद मिष्टी ने प्रिंस को बेड पर सुला दिया। प्रिंस के सोने के बाद फिर मिष्टी वहाँ से उठकर आ गए और सोफे पर आकर बैठ गई। उसने प्रिंस की रिपोर्ट को उठाया और फिर उसे गौर से पढ़ने लगी। तभी माही वहाँ अपना लैपटॉप लेकर आ जाती है और उसके पास बैठते हुए बोलती है, दी, अभी अभी डॉक्टर गुप्ता ने मुझे मेल किया था। उन्होंने कहा है कि वो अपने एक असिस्टेंट को कल ही घर पर भेजेंगे प्रिंस के चेकअप के लिए। और हाँ, अब उनकी असिस्टेंट ही प्रिंस का केस संभालेगी और वो हमेशा 24 घंटे यहाँ पर ही रहेगी। ये सुनकर मिष्टी ने उसे देखते हुए थोड़ा हैरानी से कहा, क्या नाम है उस असिस्टेंट का? और हाँ, वो पक्का प्रिंस को हैंडल तो कर लेगी ना? माही, तुम तो जानती हो ना प्रिंस को। इसके जवाब में माही ने कहा, हाँ दी, डॉक्टर गुप्ता ने कहा है कि वो अभी इंटर्नशिप पर काम कर रही है, लेकिन वो काम ज़्यादा
इंटेलिजेंट से करती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है और अभी अभी उसे पैसों की थोड़ा सा ज़रूरत भी है, इसीलिए वो ओवर टाइम काम कर रही है। और उसने भरोसा दिलाया है कि वो प्रिंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, कोई भी कमी नहीं आएगी प्रिंस के इलाज में, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए, कल हम उसका काम देखेंगे और अगर उसने अच्छे से अपना काम किया, उसका काम अच्छा रहा, तो हम उसे अपने प्रिंस के देखभाल के लिए रख लेंगे, क्योंकि मिस्टर गुप्ता अच्छा ही असिस्टेंट भेजेंगे। ये सुनकर मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन फिर से वो उदास हो गई। तभी माही ने अपना लैपटॉप बंद किया और मिष्टी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, दी मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर मिष्टी ने थोड़ा सा नासमझी के साथ और थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछा, क्या डिसाइड किया है तुमने? इसके जवाब में माही ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम अतुल अग्निहोत्री के बारे में पता लगाएंगे। हम सबसे पहले यह पता लगाएंगे कि आखिर इन 5 सालों में अतुल अग्निहोत्री की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है और किस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही है, इस वक्त उसका बिहेवियर कैसा है। और जब हमें इसके बारे में अच्छे से हर चीज़ पता चल जाएगा, तब हम उसे अप्रोच करेंगे प्रिंस के लिए। जैसे ही मिष्टी ने माही की ये बात सुना, वो शौक रह गई और जैसे उसके कदमों के तले जमीन निकल गई हो। फिर दूसरे ही पल उसने गुस्से से माही के हाथ को अपने हाथ से छुटाते हुए झटकते हुए बोला, माही क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? माही वापस से मिष्टी के हाथ को पकड़ते हुए बोली, दी मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और अच्छा ही बोल रही हूँ, क्योंकि सच माने तो इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, पर मैं उस इंसान की परछाई भी अपने प्रिंस पर नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इंसान हमारे प्रिंस के पास आए। मुझे नफरत है उस इंसान से। माही ने सुनकर कुछ सेकंडों तक तो चुप रही, फिर बोली, मुझे ये भी पता है कि आप अतुल अग्निहोत्री से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर आप उससे बेइंतहा नफरत करती हो। लेकिन इस वक्त हमें प्रिंस की जान बचानी है, दी, और आपको अच्छे से पता है कि प्रिंस की जान अतुल ही बचा सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रिंस उसका ही बेटा है और बिना उसकी मदद के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आखिर आप कैसे ये भूल जाती हैं? इसीलिए मेरी बात माने तो सबसे पहले मुझे पता करने दीजिए कि इस वक्त अतुल अग्निहोत्री की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यह सुनकर मिष्टी ने नाराज़गी के साथ और थोड़ा गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान, वो अतुल अग्निहोत्री मेरी याद में बैठा होगा? बल्कि उस इंसान ने तो शादी करके अपनी दुनिया बसा ली होगी किसी और लड़की के साथ। जहाँ तक है कि उसकी बीवी बच्चे भी होंगे, वो किसी दूसरी लड़की के साथ खुश भी होगा। यह सुनकर माही ध्यान से मिष्टी को देखते हुए बोली, क्या आपको ये बात जानकर अच्छा नहीं लग रहा है, दी, कि मिस्टर अतुल ने अपनी दुनिया बसा ली होगी, मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने बीवी बच्चे के साथ खुश रह रहा होगा? ये सुनकर मिष्टी ने गुस्से से कहा, भला मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो उसकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या है? और हाँ, वो कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहे जो करूँ। तभी माही ने कहा, तो फिर आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे लड़के को आने क्यों नहीं दिया? क्यों आपने अभी तक शादी नहीं करी? क्यों, अगर आपको अतुल अग्निहोत्री से नफरत हो तो क्यों आज भी आप उसके इंतज़ार में हैं? कितने सारे अच्छे अच्छे बिजनेस टाइकून ने आपको अप्रोच किया था, लेकिन आपने हमेशा सबको रिजेक्ट कर दिया और प्रिंस के साथ अकेली ज़िंदगी बिताई। क्यों? आखिर क्यों आपने ऐसा किया? आप आज भी अतुल से प्यार करती हैं, दी, आप माने या ना माने। जैसे ही माही ने यह कहा, मिष्टी गुस्से के साथ बोली, माही ऐसा कुछ भी नहीं है और बंद करो ये बकवास, मैं उस इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना उस इंसान ने क्या किया था सालों पहले? मैं नफरत करती हूँ उस इंसान से, मैं कभी उससे प्यार नहीं कर सकती। हमारे बीच अब तो कभी भी प्यार हो ही नहीं सकता। और जहाँ बात रही हमारे बेटे की जान बचाने की, तो हम कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये कहकर मिष्टी वहाँ से जाने को हुई, तभी लेकिन फिर भी माही ने कहा, दी, अगर आप उस इंसान से प्यार नहीं करती हैं तो आपको इस तरह से डर क्यों रही हो? आपको इस तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डरना भी नहीं चाहिए था अगर आप उससे प्यार नहीं करती हैं, बल्कि आपको तो खुलकर उसके सामने जाना चाहिए। अपने बेटे के हक के लिए आपको लड़ाई करनी चाहिए उससे, क्योंकि अगर आपका उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान
प्रिंस को नहीं बचा सकता है सिवाय अतुल अग्निहोत्री के। ये सुनकर मिष्टी के कदम वहीं पर रुक गए और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मिष्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो माही को क्या जवाब दे। उसने एक नज़र बेड पर सो रहे प्रिंस को देखा और वापस माही की तरफ मुड़कर बोली, क्या करूं मैं? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है वाकई में प्रिंस को बचाने का? तभी माही ने उदासी के साथ कहा, नहीं दी, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अतुल अग्निहोत्री के पास जाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं उससे मतलब रखने के लिए कह रही हूँ आपको। आप हमेशा उससे दूर रहिए। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम पहले अतुल अग्निहोत्री की ज़िंदगी के बारे में पता लगाएंगे और फिर उसके बाद हम उसे इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम प्रिंस की सच्चाई भी उसे बता देंगे। उसे लगता है कि शायद ऐसा करने से हमारा प्रिंस बच जाएगा। मुझे लगता है कि जब उसे प्रिंस के बारे में पता चलेगा तो उसके अंदर इतनी तो इंसानियत होगी ही कि वो अपने बेटे के लिए हमारे ऑपरेशन में मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, हमारी मदद करेगा। तभी मिष्टी ने माही की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा कि उस इंसान के पास दिल नहीं है और उस इंसान का दिल जो है वो पत्थर का है। वो इंसान कभी भी इंसानियत नहीं दिखा सकता, कभी मेरी मदद नहीं करेगा। इनफैक्ट जब उसे पता चलेगा कि प्रिंस उसका बेटा है तो वो मुझे उससे दूर कर देगा। ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे दी, आप क्यों परेशान हो रहे? अगर ऐसा हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे और प्रिंस के हक के लिए लड़ाई करेंगे, माही ने परेशान होकर कहा। तभी मिष्टी ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? इस पूरे दुबई पर उन अग्निहोत्री भाइयों का राज चलता है, कब्जा है उन दोनों भाइयों का। उन लोगों को यहाँ का कोई भी कोर्ट, पुलिस या कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा, सब उनको ही जिताएंगे। वो केस तो चुटकियों में जीत जाएंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा माही। तभी माही ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, बस बस बहुत हो गया, अब मैं और ये सब कुछ नहीं सुन सकती हूँ। अब मैं वही करूँगी जिससे हमारे प्रिंस की जान बचेगी। दी, आपको बस डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं अतुल अग्निहोत्री के बारे में पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर उसकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि प्रिंस को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तभी मिष्टी ने कहा, मैं तुम पर यकीन कर रही हूँ, अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ ना तो और या फिर उसने प्रिंस को मुझसे दूर किया तो तुम सोच लेना, मैं कभी भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। ये कहकर मिष्टी वहाँ से चली गई। तो वहीं माही ये सुनकर खुद से बोली, मुझे पता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है दी, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं भी जानती हूँ अतुल अग्निहोत्री को, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ये कहते कहते उसने लैपटॉप उठाया और लैपटॉप पर कुछ टाइप करके सर्च करने लगी। इधर पैलेस में डाइनिंग एरिया में फातिमा और निहाल अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे और इस वक्त मलंग की गोद में सामिया थी और सभी वहां बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी निहाल मलंग को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बेटा क्या तुम आज रात यहाँ पर नहीं रुक सकते? मलंग ने अपने हाथों को टिश्यू से साफ किया और फिर बिना किसी भाव के थोड़ा गुस्से के लहजे में बोला, मैं यहाँ सिर्फ आपको सामिया से मिलाने के लिए आया था, इससे ज़्यादा मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा आप। तभी फातिमा जी ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, हम कितने ज़्यादा बदनसीब हैं बेटा, हमारा पोता है, दो दो पोते हैं और हमारी पर पोती भी है, लेकिन हम चाहकर भी उसे हर रोज़ नहीं देख सकते, हर रोज़ नहीं मिल सकते। कितने बुरे बदनसीब हैं हम। ये सुनकर सामिया ने थोड़ा टुकुर टुकुर मलंग को देखा और फिर प्यार से बोली, दादी मैं यहाँ पर रुकना तो चाहती हूँ पर चाचू और डैडी मुझे यहाँ पर रुकने ही नहीं देंगे। तभी मलंग ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, आप दोनों हमारे बंगले पर आ सकते हैं, जब भी आपको सामिया से मिलने का मन हो तो आप दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि ये बंगला आपका है और आपके बेटे का है, ना कि हमारा है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी निहाल जी ने कहा, पर मेरा बेटा तुम्हारा बाप है। ये सुनकर मलंग के कदम अचानक से रुक गए और फिर दूसरे ही पल उसने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, नहीं वो हमारे बाप थे, हमारे बाप है नहीं, सालों पहले ही वो हमारे लिए मर चुके हैं, मेरा उनसे अब कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप प्लीज़ कभी भी उनको मेरे नाम से जोड़ने की कोशिश मत करिएगा। इसी के साथ वो गुस्से से वहाँ से सामिया को लेकर निकल गया। वहीं निहाल और फातिमा जी दोनों ही बस
उसकी बात सुनते ही रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर क्यों अतुल और मलंग दोनों ही अपने पिता से नफरत करते हैं, उनका नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या मिष्टी और माही का आमना सामना होगा अतुल और मलंग से? और जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो क्या होगा? क्या इन लोगों की लव स्टोरी बनेगी या फिर दोनों के बीच टेंशन होने वाला है? ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी को पूरा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट, जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस कहानी का कौन सा मोमेंट आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।